नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में शिरकत की। जहां इस दौरान सीएम सैनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार फिर से नॉन स्टॉप सरकार बनी है। साथ ही इस दौरान सीएम सैनी ने जनता का प्रचंड बहुमत देने के लिए आभार जताया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की हमारी जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मैं बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की हमारी जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मैं बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य मंत्री और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष आरती राव ने पैरा ओलंपिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में आरती राव ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। ये खिलाड़ियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। उन्होंने हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने, मरीजों को रेफर मुफ्त सुविधा देने और पिछले 1 साल में 1100 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती करने की भी जानकारी दी है। हमारे प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के पलवल डिस्ट्रिक्ट के विपिन जी, हमारे बैंगलोर से आए सत्यनारायण जी, चेयरमैन पीसीआई, कर्नल अमरीक सिंह, डायरेक्टर पीसीआई, गिरिराज जी अपने डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ज्योति कुमार जी हमारे सेक्रेटरी पैरा स्पोर्ट्स, और यहाँ पे आए बाकी सभी पैरालंपिक हरियाणा के सभी मेंबरान और ऑफिशियल्स जो रात दिन काम करते हैं, और यहाँ पे हमारे एथलीट्स जो हमारा नाम पूरे देश में ही नहीं सारी दुनिया में बिल्कुल मशहूर कर रहे हैं, और उनके परिवारजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द एथलीट्स वेरी फ्रैंकली, बिकॉज अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। और मैं जानती हूँ कि एथलीट की दुनिया कितनी मुश्किल है। 18 साल मैंने भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया, 15 बार नेशनल चैंपियन रही हूँ, मगर उस दौरान मुझे मालूम है कि कहाँ से काट पीट के प्रैक्टिस की जाती थी। पलवल का मेडिकल कॉलेज लंबे समय से जनता की उम्मीदों का विषय बना हुआ है, लेकिन अब तक इसके निर्माण का कोई भी ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पलवल पहुंची, जहां पत्रकारों ने उनसे मेडिकल कॉलेज की स्थिति के बारे में सवाल किया है और मंत्री ने हंसते हुए कहा कि अभी शिलान्यास का पत्थर ही लगेगा, तभी आगे की बातें की जा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्यभार संभाल लिया है और उम्मीद ये भी है कि अब धीरे धीरे कमियां दूर होंगी। और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज किया है और कहा कि शोर मचाने से झूठ सच नहीं होता और हार स्वीकार करना जरूरी है। मंत्री ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के
आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा कि आने वाले समय में ऐसे किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आतंक को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, जिसे जड़ से खत्म किया जाएगा। बहुत ही सैड केस है कि ऐसे जो एकेडमिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आगे निकल रहे हैं ऐसे। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है, जिसको मान्यता यूनिवर्सिटी के तौर पे 2014 से पहले मिली थी, और उसके बाद जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज मांगा था तो उन्हें स्वीकृति कोर्ट से लानी पड़ी थी, क्योंकि सरकार हमें रजामंद थी। तो आज के दिन जब वो आए हैं यहाँ पे कोर्ट की स्वीकृति लेकर मेडिकल कॉलेज बना के, और फिर ये ऐसा काम करें, ये बहुत ही दुखदायक काम है। और आप देखिएगा कि जड़ तक पहुँचने के बाद आने वाले वक्त में ऐसी जो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज यहाँ पे लोगों को सॉर्ट ऑफ इंडक्ट कर रही हैं, उनका सफाया ज़रूर। मुद्दा जो है आतंकवाद का, वो कुरुक्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की महक फैल गई है। तो वहीं इस महाआरती से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के छठे दिन की संध्याकालीन गीता आरती का आगाज हुआ और इस मौके पर ब्रह्म सरोवर की फिजा को शंखों और वाद्य यंत्रों से निकली धुनों ने जहां भक्ति रस से भर दिया, तो वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरे ब्रह्म सरोवर दुधिया रोशनी में नहलाने का काम किया। तो वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने वीरवार को देर शाम ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के 5वें दिन की गीता महाआरती का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो 5 दिसंबर तक चलेगा, और गीता सभी धर्मों की जननी है, और जिस गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से दिया है, आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी सरकारें भी बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा IFFI 2025 के उद्घाटन परेड में हरियाणा ने पहली राज्य झांकी प्रस्तुत कर एक नया इतिहास रचा है। तो वहीं इस साल IFFI ने पारंपरिक उद्घाटन समारोह की बजाय एक भव्य और आकर्षक ओपनिंग परेड का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा की झांकी ने काफी ज्यादा आकर्षण बटोरा। राज्य की समृद्ध संस्कृति, विरासत, प्रमुख फिल्म लोकेशंस, हरियाणा के कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं को झांकी में प्रदर्शित किया गया, जिसने देश विदेश से आए हुए प्रतिनिधियों और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन उसका भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से गैंग संचालित कर रहा था। लगभग 32 आपराधिक मामलों में वांछित अनमोल को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद में NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि अनमोल ने ग्रेटर फरीदाबाद के AURIC सिटी होम्स, टावर 4 और फ्लैट 107 के पत्ते पर भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया। फ्लैट मालिक सुंदर नागर ने बताया कि उन्होंने 2021 में यह फ्लैट 3 युवकों को किराए पर दिया था। वे अनमोल को नहीं जानते हैं। अब मामले की जांच NIA कर रहा है। सर, ये 2021 में मैंने साहिल और आयुष और एक लड़का है आसिफ, मैंने इन 3 बंदों को दिया था। भानु प्रताप नाम के किसी शख्स को जानते हैं आप? नहीं जी, मैं नहीं जानता। तो आपको बता दें कि भानु प्रताप के नाम से कुलदीप जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई, उसका जो पासपोर्ट पुलिस के हाथ में लगा है, वो आपके जो फ्लैट का एड्रेस है उस पर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मैं ना तो जानता हूँ, मेरे ये बंदे रहे हैं जिसका मैंने एग्रीमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ कराई थी। बीच में भी कई बार
पुलिस वालों के द्वारा मुझे बुलाया गया है, तो मैं कई जब भी बुलाया उन्होंने मैं तभी गया हूँ और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं उनको दे चुका हूँ। ठीक है जी। और मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता, ना कभी रहा मेरे फ्लैट में। तो क्या माने कि जो ये पता जो लिखाया गया है भानु प्रताप के नाम से, कुलदीप बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के भाई का, जो अनमोल बिश्नोई का उसका फोटो लगा हुआ है, पूरी तरीके से नकली माना जाए, फर्जी जी माना जी जाए? बिल्कुल पूरा फर्जीवाड़ा है। किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि पुलिस को क्या करना चाहिए इस मामले में? देखो, आपके द्वारा मुझे पता लगा है कि उसको लेके आए, पकड़ के कहाँ से लेके आए, है ना। तो इसके बारे में तो मुझसे बेहतर क्या सबसे वही बता सकता है, उसने कैसे बनवाया मेरे एड्रेस पे, या किसने बनवाया, कौन इसमें मिला हुआ है। उसी से पता किया जाए। जी, उसी से पता किया जाए। मेरे कोऑपरेट की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पुलिस प्रशासन को या पत्रकार महोदय को, किसी को भी, तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। पानीपत से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर गंगाराम कॉलोनी के रहने वाले साधु कालू को मामूली कहासुनी की रंजिश में शक्तिनगर कॉलोनी निवासी आशीष उर्फ चेतन ने झुग्गी में आग लगाकर जिंदा जला दिया है। गंभीर रूप से झुलसे साधु की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन के बाद में उपचार के दौरान साधु की मौत हो गई है। मरने से पहले साधु ने पुलिस को 2 आरोपियों के नाम बताए थे। पुलिस ने जांच के बाद में मुख्य आरोपी आशीष उर्फ चेतन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की भूमिका भी सामने आई है। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है। बार बार की तो बुझा दो। अब फिर हो गया। हाँ, मुझे 2 जने पड़ गया, मैं अकेला था, मैं अंदर पड़ गया, कुटिया मंदिर बढ़ गया। अपने बचाव खातर। मुझे पता भी नहीं कर देंगे, उन्होंने आग लगा दी ऊपर से। अच्छा, बाहर ताग लगा दी, फिर उसके बाद धामा होया, जब देखे कि बाज लिया, जब आग सबसे होगी, ज्यादा आग होगी फिर अंदर। वो बाज गया, वह बाजी आग लगा कर हम और आशीष से मैंने अपना कोड खोल कर मैं बाहर निकला देखा। इस दिनांक 5 तारीख की रात को 12 बजे हमारे पास स्टेशन मास्टर पानीपत की तरफ से मेमो आई थी कि वहाँ कच्ची फाटक के पास रेलवे ज़मीन में बनी झोपड़ी में आग लगी हुई है। जब हम मौके पर पहुँचा मैं अपने स्टाफ के साथ, तो वहाँ आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड आग को बुझा रही थी। तो वहाँ झोपड़ी के अंदर एक बाबा रहता था, साधु रह रहे थे, जो आग में झुलसे गए, जिसको वहाँ से 112 वाले पानीपत सिविल अस्पताल ले गया, वहाँ दाखिल करवाया। वहाँ से उसको रेफर पीजीआर रोहतक किया। उसके बाद वो सफदरजंग पहुँचा, वहाँ पर मैं पहुँचा, उसके बयान दिए, जिसमें बयान में अपने एक आदमी का नाम लिया था आशीष पुत्र चेतन। उसकी हमने तस्दीक की है। तस्दीक के बाद उसका नाम सामने आया है, जिस बार इसको गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। पापा क्या हो गया? फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में आपको बताते चले कि 2550 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया, जिसका वीडियो सामने आया। इस खतरनाक सामग्री को 50 कट्टों में कमरे के अंदर छिपाकर रखा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकवादी इस अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल देश के कई हिस्सों में हमले करने के लिए करना चाहता था। साथ ही फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर साहिन और डॉक्टर उमर मोहम्मद के नेतृत्व में आतंकवादी साजिश रच रहे थे। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आतंकवादी साजिश का खुलासा हुआ है। पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पर मामले की जांच लगातार जारी है। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया है। फरीदाबाद पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की वारदातों में शामिल 3 मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में चोरी को अंजाम दे रहे थे। क्राइम ब्रांच एसीपी वरुण दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों के कब्जे से 10 मोटरसाइकिल, 1 कार और 1 ऑटो बरामद किया गया है और साथ ही पुलिस ने गिरोह के 3 अन्य सहयोगियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके आधार पर चोरी होने की घटनाओं का खुलासा हुआ है और पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से वाहन चोरी की कई लंबित वारदातों पर रोक लगेगी।
टोटल अभी तक 20 केस रजिस्टर्ड हैं फरहान के ऊपर, जो मुकदमा अभी सामने आए हैं। जो 10 तो व्हीकल हमारे सामने अभी बरामद हुए हैं, 2 कार बरामद हुई है, 1 CNG ऑटो और 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। तो मुकदमा तौर पर अभी जो प्रारंभिक चीज़ें सामने आई हैं वो लगभग 20 ऐसे केसेस हैं जो इनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें ये वांछित हैं और इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, फरहान के साथ और कोई भी था उसके साथ में? फरहान के साथ जो इससे रिलेटेड इसके गैंग के मेंबर्स थे उनको करा है, जो बाइक के रिसीवर्स थे, जो 2 व्हीलर्स बाइक्स को रिसीव करते थे, उनको पकड़ा है। फरहान मुख्य तौर पर पचगांव ताउड़ू का रहने वाला है। उसी के तौर पर जो उसकी बाइक को रिसीव करा था वो फारूक था, फारूक उर्फ काड़ा। ये मलाइका गांव का है, ताउड़ू का ही रहने वाला है। इसको भी हमने चोरी की बाइकों के साथ अरेस्ट करा है और अन्यथा इसका जो जीजा है जावेद, उसके ऊपर भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अन्यथा इसके ऊपर साथ में एक अरबाज इसका साथी है जो इसी के साथ मिलके अन्यथा ऐसी अलग अलग जगहों पर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पानीपत पुलिस ने ऑपरेशन टैगडाउन के तहत में बिहौली गांव में हुई फायरिंग और रंगदारी मामले की वारदात का पर्दाफाश किया है। 72 घंटे में आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया गया और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह IPS के नेतृत्व में ANC टीम ने आरोपी को सोनीपत की बहालगढ़ रोड से पकड़ा है। मोहित पर चोरी और जानलेवा हमले के मामले में पहले भी मामले कई दर्ज हैं और घटना के बाद आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी और पैसों की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि फरार आरोपियों और वारदात में इस्तेमाल बाइक और पिस्टल को बरामद किया जाए। बीती रात भालसी गांव के पास में आसंद रोड पर 2 गाड़ियां तेज रफ्तार से एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई। सड़क से कूदकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए हैं। बैग जो है वो भी फट गए हैं। गनीमत रही कि गाड़ियों में बैठे दोनों चालकों को कोई भी चोट नहीं आई। पानीपत मॉडल टाउन निवासी वैगनआर चालक रितेश के मुताबिक वे सफीदों से अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ऑल्टो ने ओवरटेक करते समय उनकी गाड़ी में टक्कर मारी है, जिससे दोनों गाड़ियां सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। घटना को देखकर मौके पर मौजूद लोग इसे चमत्कार मान रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये रात में अपनी ड्यूटी से आ रहा था तो ये वाइट गाड़ी वाला मेरे को ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करते करते इसने गाड़ी एकदम ही दबा दी। जैसे इसने दबाई दोनों गाड़ी अंदर आ गई और गाड़ी पलट गई थी। पहले तो मैंने अपने अंदर बेल्ट बुल्ट लगाए तो बेल्ट खोली तो देखा भाई क्या हुआ। मुझे तो पहले यही नहीं दिखा कि इसमें से निकलूँ कैसे। फिर मैंने आगे पीछे जाके पिछला खोलने की कोशिश की, खुली नहीं। फिर वो दिखा कि दरवाज़ा ऊपर से रोशनी दिखे लगी थी तो वो दरवाज़ा खोल के फिर मैं उससे बाहर आया। खबर गुरुग्राम से है, जहां फिल्म 120 बहादुर का मुद्दा अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अहिर समाज को राहत दी है। आखिरकार बॉलीवुड अभिनेता और प्रोड्यूसर को झुकना पड़ा। 2 महीने से लगातार संघर्ष जारी था। उसके बाद में अब फिल्म 120 बहादुर को लेकर अदालत ने राहत दी है। फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट में सहमति जताई कि फिल्म की शुरुआत में रेंजांगला युद्ध के 114 अहिर शहीदों के नाम शामिल किए जाएंगे। फिल्म के अंत में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अहिर समाज लगातार मांग कर रहा था कि फिल्म का नाम 120 बहादुर की जगह 120 वीर अहिर किया जाए। उनकी दलील थी कि 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेंजांगला पर 13वीं कुमायूं रेजिमेंट चार्ली कंपनी में तैनात 120 सैनिकों में से 114 अहिर थे, जिन्होंने मेजर सैतान नेतृत्व में चीन की 3000 सैनिकों वाली टुकड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। जब फिल्म निर्माता नाम बदलने को तैयार नहीं हुए तो अहिर प्रतिनिधियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने तुरंत 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अहिर समाज के प्रतिनिधि की माने तो जवाब में फिल्म निर्माताओं ने बताया कि उन्होंने अपना पक्ष दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया था, जिसमें वीर अहिरों की शौर्य गाथा को सम्मानपूर्वक दिखाने पर सहमति बनी और साथ ही रेंजांगला युद्ध को दुनिया की 10 सबसे भीषण लड़ाइयों में गिना जाता है।
देखिए PIL हमने पहले दायर कर रखी, 17 तारीख को उसकी सुनवाई थी। हमने 5-6 दिन पहले PIL दायर करी थी और 17 तारीख को उसकी सुनवाई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, कि उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने पूरा प्रॉपर तरीके से हमारा पक्ष सुनकर जो हमने उसमें तथ्य रखे गए थे, अब भाई जो ये कह रहा कि सच्ची घटना पर आधारित है और इस फिल्म का नाम चेंज होना चाहिए, उसको सुनवाई करके उन्होंने एक कमेटी बना दी थी ब्रिगेडियर 13 कमाऊ के नेतृत्व में कि भाई 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। वो अभी ऑर्डर उसमें लग जाएंगे। कल हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में भी तारीख थी जिसमें सरकार के वो लोग आए और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई सेंसर बोर्ड द्वारा ये चीज़ मान ली गई है, अगर भाई इनका नाम दिखाया जाएगा, इनका वो दिखाया जाएगा, पर उस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है एक गाने के अंदर। और दूसरी जो हमारी मुख्य मांग थी, जो मांगे चल रही है कि सरकार द्वारा जब 120 अहीर धाम बना दिया गया, महंतगढ़ के गांव झगडोली में एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हुई जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे। ऑटो में कुल 8 यात्री सवार थे। हादसे के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। साथ ही मृतका महंतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। हादसे के बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना भी दी है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। कॉलेज के लिए निकल रही थी तो जैसे सड़क क्रॉस करने लगे, एक नांगल की साइड से ऑटो आ रहा था और एक बुचावास की साइड से आ रहा था। तो बुचावास की साइड से जो ऑटो आ रहा था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और उसने अचानक से ऑटो घुमा दिया, उसी की वजह से लगी बस। तो पलट गया ऑटो? हाँ, वो तभी पलट गए वहीं पे। बुचावास से निकले ही थे, वो आगे जाके ऑटो पलट गया, बस नहीं आ गया। तो कोई गाड़ी वाटी थी, कैसे पलटा हो? मन ना दिक्कत सारी भरो पड़ा होता तो घनी सवाल बढ़िया थी लगती नाते में। ये सुबह ठीक लगभग 8:30 के समथिंग घर से निकली थी और ये हमारे गांव का एक टेम्पू था और उसमें सवार होकर चली और उस चालक की लापरवाही से पता नहीं किस वजह से ये हादसा हुआ है और ये चालक की लापरवाही है। तो कहाँ से हादसा हुआ सर? कितने लोग थे ऑटो में लगभग? ऑटो में लगभग सर बता रहे हैं 8-7 का लगभग 8 होंगे 9 होंगे। हाँ जी। तो कहाँ से हादसा हुआ ये झगडोली मोड़ के ऊपर हुआ है। तो उसमें डेथ हो गई? हाँ जी, इसकी डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। क्या नाम? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।